अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए बहुत ढेरों अच्छी खबरें, अच्छी खुशियाँ लेकर आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह देखा, किस तरह कवर किया, एक नज़र डालते हैं। हुकूमत का मईशत को डिजिटलाइज करने की तरफ अहम कदम। वजीर आजम का टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स न देने वालों तक जल्द पहुंचने का ऐलान। वजीर आजम का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू और वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ऑपोजिशन से मुतालिक बयान आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं। गुर्बत कम होना कामयाबी समझता हूँ, टैक्स ना देने वालों तक जल्द पहुंचेंगे वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नई बात की सुर्खी भी इसी बयान से मुतालिक है। गुर्बत थोड़ी सी कम हो गई, टैक्स ना देने वालों तक जल्द पहुंचेंगे वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग ने कुछ इस अंदाज से इसी खबर को शाया किया। अच्छे लाइफस्टाइल वाले भी टैक्स नहीं देते, टेक्नोलॉजी के जरिए इन तक पहुंचेंगे वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को अहमियत दी। ऑपोजिशन में हुकूमत गिराने की सकत नहीं, सब जेलों में नजर आ रहे हैं चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा दुनिया ने वफाकी कबीरा के फैसलों को सुर्खी के तौर पर लिया। स्टे ऑर्डर से मुल्क का नुकसान, मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए। हुकूमत और आला अदलिया में अहम अमूर पर मुशावरत के लिए फोरम कायम किया जाए, वफाकी काबीना। रोजनामा पाकिस्तान ने वजीर आला पंजाब के बयान को हाईलाइट किया। ऑपोजिशन के खिलाफ खुद अदम एतमाद हो चुका, इनकी मनफी सियासत करंतना में चली गई, वजीर आला पंजाब। रोजनामा खबरें की सुर्खी के अल्फाज हैं। काफली के दोस्त हमारे साथ हैं, शहबाज शरीफ को बड़ी नाकामी, शाह महमूद कुरैशी। इंग्लिश अखबार डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, पाकिस्तान कांट यूनिलेटरली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, पीएम। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, डिस्पाइट गुड लाइफस्टाइल पीपल डोंट पे टैक्सेस, पीएम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी है, पीएम लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, मिलियंस लिविंग लग्जरीज लाइफ बट नॉट पेइंग टैक्सेस, पीएम। डॉन अखबार ने भी वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। केपी री इलेक्टेड, पीटीआई फॉर पॉवर्टी फाइट, पीएम इमरान खान। एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। नून लीग में मज़ाहमती बयानिया खत्म, मुफाहमती बयानिया का राज। मीडिया पर जातियात पर मबनी किरदार कुशी, कानून साजी करनी पड़ेगी, विफाकी काबीना। अमेरिका में अफगान असासे बहाल ना करने पर चीन की भी तशवीश। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, मसला कश्मीर के हल से मशरूत। सिंध असम्बली में अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश, अरकान असम्बली का वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतिजाज। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स और रोजनामा 92 में अदनान आलम साहब का कालम सहाफ़ी और सियासत शामिल है, जबकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड डिस्कस करेंगे यूक्रेन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? देखें, आज मैं अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, आई एम सॉरी, आप माइंड ना कीजिएगा, मैं इस रनडाउन को उल्टाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल उल्ट करना चाह रहा हूँ। इसको मैन डाउन बना दें। हाँ जी, इसको रनडाउन को डाउन से अप करना चाह रहा हूँ। ये इख्तियार तो आपके पास पहले से है सर। नहीं है तो सही, लेकिन जिस तरह मैं इशारों की जबान पे लगे हूँ ना, मुझे शफीक अवान रस्ते में दरमियान में कह रहा था कट कर दे, कर दो, फिर मैं इसके देख के फिर अपना आइडिया। चलिए शफीक साहब, आप इजाजत दे दें। आज आपने कोई सर मैं पता है, मैं खालिद साहब में ठीक है कि मैं हूँ की कहते हो अपना मोहतात रेड लाइन, संजीदा खां मोहतात, हाँ रेड लाइन मुझे कहते हैं। संजीदा खां मोहतात का तकाजा है कि आप हम में से कोई भी रेड लाइन क्रॉस करे तो उसको हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, जो मैंने आज करना था रनडाउन को थोड़ा सा चेंज, वो ये कि आज ना रोजनामा 92 में अदनान आलम साहब का एक कालम है, आदिल साहब का एक कालम है, सहाफ़ी और सियासत। बड़ा मज़ेदार कालम है और मैं ये चाह रहा था, उसके कुछ पॉइंट्स निकाले थे, मैं कहा मैं इससे प्रोग्राम का आगाज़ करूं और इसी को रिलेट कर रहा था मैं। क्या वफाकी काबीना के अंदर कल फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि जी जो मीडिया है इस पे ज़ातियात पर मबनी किरदार कुशी की जाती है, कानून साजी जो है इसके हवाले से करनी चाहिए। पहले मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद इस पे आता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में पहले से ही 30 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। मजीद पनागुज़ीनों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। भारत 5 अगस्त का इकदाम वापस ले ले तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम इमरान खान ने फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर इलाकाई ममालिक को साथ लेकर चलना चाहते हैं।
Pakistan already has over 3 million Afghan refugees. The worry is, if things deteriorate in Afghanistan, if this humanitarian crisis gets worse, then there will be a bigger flow of refugees into the country. Already, we have almost, since the fall of Kabul, we have almost 240,000 Afghans who've come into Pakistan. The country just cannot take more refugees. We don't have the resources. उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मिलकर दो तरफा ताल्लुकात पर बात करना चाहता हूँ। 2 बार इनसे फोन पर बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान की निस्फ बरामदात यूरोप को जाती हैं। France is a very important country for Pakistan. Firstly, I mean, Pakistan has half its exports, almost half, are into the European Union. My Pakistan's main interest is to fix our economy, make our country stand on its feet. And because of that, France is extremely important for us. Ideally, I would like to meet President Macron and discuss our bilateral ties, yes. I've spoken to President Macron twice. कश्मीर इशू पर वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत ने कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत खत्म करके ताल्लुकात खराब किए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बेचैनी पाई जाती है। भारत की हुकूमत का नजरिया ही नफरत का है। ऐसी हुकूमत का सामना है जो हिंदुत्व नजरिए से मुतासिर है। ये थी जी रिपोर्ट, और आप लोगों ने रिपोर्ट देखी। मैं ज़रा अदनान आदिल साहब के कालम के कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। कहते हैं कि सहाफ़ी अमली तौर पे सहाफ़ी कम और सियासतदान ज़्यादा बन गए। सियासी पेशन गोइयाँ और सियासी फतवे सहाफ़ियों का तर्ज अमल बन गया है। अपोजिशन से ज़्यादा सहाफ़ी हुकूमत गिराने में दिलचस्पी रखते हैं। सहाफ़ी कम और अपोजिशन के ज़्यादा तर्जुमान ज़्यादा बन गए। सहाफ़ियों को एक ग्रोह हुकूमत और ताकत के खेल का हिस्सा बनना चाहता है। सहाफ़ियों में अमेरिका नवाज़, भारत नवाज़ सहाफ़ियों का मखसूस एजेंडा है, और सहाफ़ी मुफादात के मुकाबले में सहाफ़ियों के ज़ाती मुफादात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। शफीक साहब, सहाफ़ी अपोजिशन से ज़्यादा सहाफ़ी हुकूमत गिराने में दिलचस्पी क्यों रखता है? क्या मसला है? देखिए, ये मखसूस सहाफ़ियों का टोला होता है जिनका मकसद सहाफ़त की आड़ में अपने असासे बनाने होता है। जिस तरह के नवाज शरीफ जरदारी साहब करते रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ही करते थे लेकिन असासे अपनी जेबें भरते थे, अकाउंट अपना वो हैवी करते थे। तो ये देखें, जब आप अपने जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, जो आपके प्रोफेशन के नाम्स हैं, चाहे कोई भी हो, उससे आप बाहर निकलेंगे तो फिर आप ऐसी हरकतें करेंगे। अब इसमें देखें, वो बिल्कुल सही लिखा है अदनान ने कि ये सियासतदान ज़्यादा बन गए, बल्कि मैं तो कहूँगा ये चाकर बन गए ना। ये सियासतदान बन रहे हैं लेकिन चाकर बन रहे हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के। देखिए, हम किस लिए काम करते हैं? रोज़गार के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए बेहतर फ्यूचर की बात। जब आपको अपोजिशन पार्टियां जो आपका एक बाजार प्रोफेशन है उससे ज़्यादा आपको फीड करती हैं, ज़्यादा फैसिलिटेट करती हैं, तो फिर आप जो है ना वो उसी डगर पे चल पड़ते हो। इसमें आपने देखे तमाम पार्टियों ने किया, लेकिन जो नून ने किया वो तो कमाल ही किया ना। किसी को सेनेटर बना दिया, किसी को निगरान वज़ीर बनवा दिया, किसी को उन्होंने अपना चेयरमैन पैमरा लगा दिया, किसी को उन्होंने, चले PTV के MD तो एक प्रोफेशनल है, लेकिन ये इतना ओबलाइज करते हैं कि बंदा कहीं निकल नहीं पाता। ये ओबलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि वो इतनी सर्विस करते हैं, अपने प्रोफेशन की सर्विस नहीं करते। वो अपना जो उन्होंने प्रोफेशन में सीखा होता है कि अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आप न्यूट्रल रहो और सबको आप इक्वली ट्रीट करो, लेकिन उसके ये अपने तर्जुमान बन जाते हैं उनके ना। फिर आप देखें, इसमें साफ़ी साहब हैं, फिर आपके मंसूर साहब हैं, दो चार लोग जो इतने बदबूदार हैं कि उनका नाम लेना मुनासिब समझता है। उनका काम ही एक ही है, ये हुकूमत वक्त की मुखालफत, इमरान खान की मुखालफत। और फिर जब नून की हुकूमत थी तो नून को उन्होंने फरिश्ता साबित कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की उसमें जो है जिनको ओबलाइज करती है कम लोग हैं। उसमें अपने एक उन्होंने बना दिया, लंदन वाई के वैसे बना दिए, एक दो को और जो सब बताएंगे, एक दो जिनको उन्होंने ओबलाइज किया। लेकिन नून लीग तो बाकायदा पालती है, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, पालती है। यानी वो जो अपने साफ़ी जो 4-5 चुन लेती है, फिर उनको अपना सदारती अवार्ड भी दिलवाती है। वजाद मसूद देख लें, ये आपके नई बात के क्या नाम उनका, अताउर रहमान साहब देख लें। इस किस्म के लोग, वो बाकायदा लोगों को बिल्ड करती है, पालती है। जब आज पार्टी आपको अपने प्रोफेशन से हट के बिल्ड करे, आपका ख्याल रखे और आपको आउट ऑफ द वे जाके ओबलाइज करे, तो फिर तो ये स्पोक्समैन बनेगी ना, फिर तो HMV बनेंगे। अब इसमें एक दौड़ शुरू हो गई है। अब इस वक्त एक दौड़ शुरू हो गई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा वफादार अपनी सियासी जमात का या मुस्लिम लीग नून का या अपोजिशन का कोई नहीं है। पीस पार्टी तो बेचारी इस तरफ आती है ना, उनकी तरफ कोई साफ़ी जाता है।
जो एक दो उनके थे भी वही भी मिस हैंडल हुआ और वो निकल के दूर चले गए। लेकिन नून लीग की इस तारीख देख लें, डे 1 से वो बंदे पे हाथ रखती है, पालती है, और वो फिर उनके स्पोक्समैन बन जाते हैं, उनके चाकर बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो साफ़ी को ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ़ा अगर साफ़त करनी हो तो साफ़त करें, नहीं तो फिर इफ्तिखार को देखें, इफ्तिखार फितना साहब को वो देखें, वो अपना कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब आप अल्लाह के बंदो यार, तुम जो साफ़ी हो साफ़ी रहो। मगर सोहेल उडायज को मैं सल्यूट पेश करूँगा। उन्हें आपको याद है कि एक पिछले दौर में उन्हें सेनेटर बनाने की ऑफर की गई थी। नवाज शरीफ ने खुद कहा था आप सेनेटर बने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं साफ़ी और साफ़ी रहूँगा। और साफ़ी को साफ़ी रहने चाहिए। अगर हाँ ठीक है आपने सियासत करनी है तो आप छोड़ दें, जर्नम छोड़ दें, ठीक, उस तरफ अपना फ्लोर क्रॉस कर दिए, उधर चले जाएं आप, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी असलियत क्या है। आप आधा तीते आधा बटेर हैं। तो दान आदिल साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि साफ़ी को अपना काम करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, फिर एनालिसिस करना चाहिए, फिर खबर देनी चाहिए। बिल्कुल। जब स्पोक्समैन बनते हैं तो फिर आप साफ़ी नहीं रहते। तो मेरी इन 5, 10, 15, 20 नाम इनसे ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप फ्लोर क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाए, लोगों को ज़हन पोल्यूट ना करें कि आप साफ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो सहाफ़ी है वो अब सहाफ़ी कम और सियासतदान ज़्यादा बन गया है, वो मतलब अपना प्रोफेशन से बाहर निकल आया है। असल में अदनान आदिल ने पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस सहाफ़ी ग्रुप जो है ना, उसको आईना दिखाया है और बताया अदनान आदिल ने ये है कि आप सहाफ़त कम कर रहे हैं, सियासतदान ज़्यादा बन गए हैं, सियासी जमातों के तर्जुमान ज़्यादा बन गए हैं, अमरीका नवाज और भारत नवाज एजेंडा आप पे बालादस्त हो गया है, आपके सहाफ़ती मफादात के मुकाबले में ज़ाती मफादात ज़्यादा अहम हो गए, और इससे जो आपने ख़ास तौर पे पेशगोइयाँ करने का एक धंधा शुरू कर दिया है और सियासी फतवेबाजी करने का शुरू कर दिया है, यानी हुकूमत गिराने में अपोजिशन इतनी दिलचस्पी नहीं ले रही जितने हमारे ये सहाफ़ती दानिश्वर ले रहे हैं। और सबको पता है ये सहाफ़ती दानिश्वरों को कौन फीड करता है, कौन किसके एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, कहाँ से इनको शाम को डिक्टेशन मिलती है, कहाँ से इनको व्हाट्सएप आते हैं, कहाँ से इनको वो मैसेजेस आते हैं। और यहाँ तक भी होता है, आपको याद है कि मरियम नवाज जो है, अगर कोई उनका हमनवा साफ़ी जो है कोई गलत बात करते तो फौरी तौर पे उसको मैसेज चला जाता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, और ये जो फलां बैठा हुआ है हुकूमत अपोजिशन मुखालिफ, इसके साथ ये सवाल करें, ये बातें करें। तो जब आप किसी के एजेंडे पे सहाफ़त करते हैं तो फिर सहाफ़त तो ना रही ना, फिर तो आप एक सियासी जमात के तर्जुमान के तौर पे सारा एजेंडा इसको बालादस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम क्या आ गया, देखिए हमारे यहाँ ये काम सहाफ़ती तंजीमों का था, सहाफ़ती इदारों का था कि वो सहाफ़त में और सियासत के दरमियान जो आपस में नेक्सस बन गए हैं इनको ब्रेक करें। लेकिन हमारे यहाँ अब सहाफ़ी मालकान भी और सहाफ़ी भी वो खुद जब सियासी जमातों के करीब जाते हैं, और जो शफीक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमारे यहाँ अब सहाफ़ी को चाहता ही है कि उसको इक़्तिदार के अंदर शरीक कार किया जाए और उसको बड़े ओहदे मिले। अगर उसको बराह रास्त ओहदे ना मिले तो उसके ख़ानदान के लोगों को मिले, उसके औलादों को मिले। तो जब आप इस तरह के ओहदों के पीछे भागते हैं तो फिर यकीनी तौर पे आपको हुकूमत का हमनवा बनना पड़ता है। और यहाँ तो माशाल्लाह लोगों ने अपोजिशन का हमनवा बनकर भी बहुत कमाया है, यानी आप कमा रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि हमने सहाफ़त को, जब हम कहते हैं ना कि लफ्ज़ हम के सहाफ़त को हमने कारोबार बना लिया है, तो यहाँ कुछ मखसूस सहाफ़ियों का ये कारोबार भी बन गया है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बात बुनियादी तौर पर है, पाकिस्तानी सहाफ़त अब एक ऐसी नहज पे पहुंच गई है शफीक साहब, इसको रीडिफाइन करें, इसको रीडिज़ाइन करें, इसको रीस्ट्रक्चर करें, और सहाफ़ियों के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने ये लबादे उड़े हुए हैं सियासी जमातों के, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। और एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि कहां आपकी रेड लाइन शुरू होती है, और अगर आपको वाकई सियासत करनी है तो जो शफीक ने कहा है तो फिर वो सियासी जमातों को फॉर्मली ज्वाइन करें और वहां सियासत करें, कोई मसला नहीं है। इरफान सदीकी साहब चले गए ना, वो जाके सियासत कर रहे हैं, किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सहाफ़ती कैंप में बैठ के सहाफ़त के दावेदार बन जाए, तज्जियाकारी के दावेदार बन जाए, तबसरा निगारी के दावेदार बन जाए, और काम आप किसी के एक मखसूस एजेंडे के तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस कारण में उन्होंने एक बात और भी की कि जो सहाफ़ी है वो सियासी फतवे भी अब जारी करने लग गया। ये देखिए राणा साहब, ये जो नजम सेठी समेत अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर अब वो लोग हमारे मीडिया के अंदर जो है अब वो मुतहरक हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और सोशल मीडिया पर और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आज जो माजी में अनवाद हुकूमत का जो है वो हिस्सा रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर जो हैं वो फायद रहे हैं, वो असल में जो ओहदे उनके पास रहे हैं वो उन्हें जो है वो बड़ी याद दिलाते हैं, उसके उनको अब ख्वाब आते हैं। और क्योंकि उनसे हुकूमत जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो है उनके ऊपर जद पड़ी है, तो इस वजह से वो अब चाहते हैं कि PTI की हुकूमत जो है ये जल्द जाए, ताकि इसके बाद दोबारा उनको जो ये मराद थी, सरकारी ओहदे थे, वो मिलें।
तो इसी वजह से वो अपोजिशन से भी ज़्यादा आगे बढ़कर जो तरीके हैं हुकूमत के जाने की अब वो दे रहे हैं उसमें, क्योंकि उनकी अपनी बहुत बड़ी जो दिलचस्पी है वो शामिल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सहाफ़त नहीं है। और जिस तरह की ज़बान देखिए कि सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और एक देखिए ये जो पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर जो है वो ज़बान इस्तेमाल की गई, नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई, उसमें एक मसूफ़ जो हैं वो ऐसे हैं मोहसिन बेग जिनका नाम है कि उनके भी मफादात का मसला था, उनके भी मुतालबात थे, उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, जिस वजह से अब वो जो है वो हुकूमत के खिलाफ और हुकूमती शख्सियात के खिलाफ जो है वो जहर उगर रहे हैं अपने ज़ाती एजेंडे के लिए, ज़ाती मफादात के लिए। सहाफ़त जो है वो ज़ाती मफादात या ज़ाती एजेंडे के लिए नहीं होने चाहिए, इससे बालातर होनी चाहिए। राना साहब, ये जो सहाफ़त में ये तोता फाल वाले जर्नलिस्ट आ गए हैं, जो घुस बैठिए आ गए हैं, अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, इनसे निजात कैसे हासिल कर सकेंगे? देखिए शफीक साहब, बात यह कि सारा गड़बड़ पता है कहाँ से शुरू हुई। जब 7 से 11 के शोज़ शुरू हुए ना, और वो टॉक शोज़ शुरू हुए, पहले वो टॉक शोज़ आगाज़ के अंदर इश्यूज़ पे चलते रहे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि तमाम सियासी जमातों ने अपने सियासी एजेंडे उन टॉक शोज़ के ज़रिए पेनिट्रेट करने की कोशिश की। हम सब में आलमोस्ट 3 दहाइयाँ हो गई इस सहाफ़त में, और हम छोटे मोटे सहाफ़ी भी हैं, कुछ मैं अखबारात का एडिटर भी रहा हूँ, चैनल्स का भी मैं हेड रहा हूँ। हम तो अभी तक एक सर्वाइवल की जंग कर रहे हैं, अपनी माशी सर्वाइवल का ही हिस्सा हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हम पीटीवी पे आते हैं, वो बहुत बड़ा हुआ, सुबह 5:30 बजे सर्दी में जब कोई बंदा उठ के आता है ना तो उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। ये लोग जो जितने भी हैं 7 से 11 के, वो कहीं ना कहीं से या किसी सियासी जमात या किसी ग्रोह या किसी इदारे उनके पीछे खड़ा होता है, तो वो ऊपर तक जाते हैं। क्यों कहते हैं पेरोल पे उनकी, ठीक है, खुला लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो वो जिसका नतीजा ये होता है कि जिसके पेरोल पे होते हैं उन्होंने उसी की ज़बान बोलनी होती है। मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब का एक मखसूस एजेंडा था, कामरान शाहिद एक मखसूस एजेंडे पे बात करते हैं, गरीदा फारूकी ने जो भी किया, मैं तो समझता हूँ कि सहाफ़ी से ज़्यादा ख़वातीन का सर शर्म से झुका। उसके बाद आप नजम सेठी को ले लें, मतलब यू जस्ट नेम द पर्सन और आपको अंदाज़ा होगा कि उसके पीछे तो पूरा एक वो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। सो मैं ये समझता हूँ, देखें कि ये जितने भी सहाफ़ी हैं ये अपनी क्रेडिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता खो देते हैं, और खो इस तरह देते हैं कि अब नजम सेठी की बात को कितने लोग अहमियत देते हैं। वो क्या नाम, कौन शायद क्या नाम है उनका, वो जो क़यामत तक की खबर दे देते हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद। किसी दौर में उनकी कितनी रेटिंग थी, अब कहाँ है उनकी रेटिंग? ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि झूठ के पैर नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मौत आप मर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अदनान आदिल साहब का क्लेम है वो बिल्कुल ठीक है कि आज का जो सहाफ़ी है, देखें मुल्क बनते हैं, शफीक साहब ज़रा मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा, जब आप मेरी तरफ देखते हैं मुझ में एनर्जी आ जाती है। तो देखें मुल्क चलता है दानिशवरों के सर पे, वो एक रास्ता देते हैं, ओपिनियन। जिस मुल्क का दानिश्वर की अपनी हैसियत चंद लाख रुपए, एक गाड़ी, एक आधा प्लाट हो, तो वो किसी की क्या ओपिनियन बनाएगा? और यही इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस तरह के 2 नंबर क़यादत सियासत में लाए, 2 नंबर क़यादत ने अपनी सर्वाइवल के लिए 2 नंबर सहाफ़ी मैदान में लाए, और ये मुल्क का बेड़ा गर्क होता चला गया। बिल्कुल ठीक कहा, ये क्रेडिट दें आप मियां नवाज शरीफ साहब को, बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़त को इस मुकाम पे पहुंचाया है जहां उन्होंने पैसे का खेल जो है वो शुरू किया। अच्छा, हमारे साथ शफीक साहब, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि आप और हम यहां बैठकर जो है सहाफ़ी जो तर्जमान बन चुके हैं उनकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मीडिया हाउस जो समझता है कि हुकूमतें बनाना और गिराना आज जो है उसका अख्तियार है, उस पर भी आप थोड़ी जो है जरा बिल्कुल खालिद साहब देखिए, उसको ना अपना अदालत ने बरी कर दिया है, ना करें आप। मैं आपसे कहता होता हूँ ना कि हाथ हौला रखा करें, जिसको अदालत ने बरी कर दिया हम क्या कर सकते हैं।
तो ये अच्छा मेरे साथ हमें पता है कैसे लोग हैं, लेकिन हमें आपको याद है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में किस तरह साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ मिलकर एक दिन सो मोटो होता था और अगले दिन जो पहले दिन खबर आती थी और अगले दिन उस पर सो मोटो होता था। किस तरह गठजोड़ के साथ जो है वो अब इस हुकूमत को भी जो है वो हदफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमीर शुएब साहब, और उनसे बात तो मैंने मुख्तलिफ मौजू पे करनी है, लेकिन चूंकि आगाज़ हम इसी पे कर रहे हैं तो मैं एक सवाल उनसे कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, अब बात हो रही थी सहाफ़ियों के हवाले से कि वो तो सियासी जमातों के तर्जुमान बन गए, तो आप नहीं समझते कि सर जो एनालिस्ट उन प्रोग्रामों में बैठे होते हैं, जैसे आप भी एक प्रोग्राम में बैठे थे, तो क्या एनालिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई एंकर अपने सियासी एजेंडे को लेके आगे चल रहा हो तो एनालिस्ट उसे रोके और रोक के उसे प्रोग्राम के असल उसकी तरफ लेके आए? देखिए, प्रोग्रामों का तो ये है कि प्रोग्रामों में जो भी मैं भी बैठता हूँ, जो भी लोग उसमें प्रोग्राम्स में जाते हैं वो अपने आप के जिम्मेदार हैं। आगे चैनल को अपने प्रोग्राम को कैसे चलाना है ये टैमरा के कवानीन है, उनको उसके मुताबिक चलाना चाहिए। और जो जो बात हम करते हैं, मैंने बात की, किसी और ने की, वो उसका जिम्मेदार है, उसको अपनी जवाबदेही करनी चाहिए। असल चीज ये है कि जो ये ट्रेंड और जो कुछ हो रहा है, PMLN ने अपना एक मीडिया सेल बनाया और उसके जरिए उन्होंने झूठ पे मबनी अपने इल्जाम तराशियां और लोगों के ऊपर गंद उछालने का काम किया, जो जारी है। और उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं हो रहा, लोगों को प्लेस किया हुआ, जिम्मेदारियां दी हुई हैं। कोई दुबई में बैठा है, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में बैठे हुए हैं। ये बुनियादी तौर पे सियासत में इखलाकी गिरावट है जिसने सियासत को गलीज करके रख दिया। जी सर, हमारे साथ रहिएगा। मैंने अभी आपसे बात करनी है वजीर आजम के इंटरव्यू के हवाले से, लेकिन मैं ज़रा चाह रहा था एक राउंड हम थोड़ा सा एक और कर लें। खबरें में एक ना आज तजिया छपा है अफजल सियाल साहब का, लाहौर से हैं वो, और उनका कहना है कि जी नून लीग में जो मुज़ाहमती बयानिया था वो ख़त्म हो गया और मुफाहमती बयानिया जो है वो वापस आ गया, यानी पुरानी तनख्वाह पे काम होगा। जब ज़ाहिर अफजल सियाल से एक सीनियर साथी हैं, हमारे नेशन में रहे हैं, मुख्तलिफ अंग्रेजी अखबारों में रहे हैं, आजकल खबरें में हैं, तो ये मुझसे भी नून की जो कहते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट करते हैं, जो उनके वो उनके ले पाले के नहीं, उन साफियों में शामिल हैं। इन्होंने बिल्कुल असल मुस्लिम लीग कन्फ्यूज़ है, इनका पूरा पढ़े उन्होंने कि कन्फ्यूज़ हैं, ये कहाँ खड़े हैं, क्या करना है इन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि अब जो वो है ना मुफाहमती बयानी वाला जो है पड़ला वो भारी हो गया है, क्योंकि जो उन्हें शिकस्त हुई ना अदम एतमाद पे, काफ लीग ने उन्हें टक्का सा जवाब दे दिया और आपकी जो है MKM वो भी खामोश हो गई और जरदारी साहब तो बीमार हो गए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन ये बीमारी के बावजूद भी वो मुलाकातें कर रहे हैं। इसका मतलब है वो सियासी बीमारी है। तो ये उसमें उन्होंने सामने रख के कहा कि भाई ये अब सब आ रहे हैं मुफाहमती बयानी की तरफ, यानी वो उनका अदम एतमाद का शोशा था, वो जो खड़ा किया था वो तो ख़त्म हो गया। वो तो एक इत्तेहादी ने उनकी पेन गुब्बारे निकाल दिए, पेन गुब्बारे में डाल के उनका गुब्बारा फाड़ दिया। सही। तो अब उन्हें नज़र आ रहा है अब करिए की ना, क्योंकि आगे उनके इनकी फतेह जुर्म भी आयद होगी और सारा इनके केसेस चल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी तरह अपनी जान छुड़ाएं और मुफाहमती बयानी की तरफ आएँ। मेरी भी एक दो लोगों से बात हुई, मैंने कहा तुझे अपने कीता कि अदम एतमाद, वो कहते यार हमें नहीं पता, ऊपर ही सब कुछ करते हैं, लेकिन हमने कहा था कि पार्टी मीटिंग में कि आप उस वक्त ये ना करें। उन्होंने कहा जरदारी साहब आपको कहीं का ना छोड़ेंगे। जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें कहा जरदारी साहब आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे ना पड़े अदम एतमाद, जब तक आपके नंबर पूरे हो आप इसको ऑन ना करें। वो कहते फजल रहमान साहब का यही था कि भाई अदम एतमाद को मैं भटकाया जा रहा है, और अब फजल रहमान भी अब कह रहे हैं कि वो नहीं, फजल रहमान भी कन्फ्यूज़ हैं। एक दिन कहते हैं कि जी मैं धरना और इस्तीफे, और दूसरे दिन कहते हैं कि मैं अदम एतमाद, कहते हैं अदम एतमाद। अदम एतमाद और जो इस्तीफे है ना वो एक दूसरे की जिद है। धरना अगर इस्तीफे दिए थी तो फिर अदम एतमाद कहाँ से होगा। तो ये ना बड़ा अच्छा इन्होंने खबर की है कि तजिया किया कि नून में अब जो है ना मुफाहमती बयानिया जो वो अपना सामने आ रहा है, क्योंकि इन्होंने लड़के देख लिया, इन्होंने अपना जो एक बेसुरब पा थी ना लड़ाई हुकूमत के खिलाफ। और अदम एतमाद बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें आपको पहले होमवर्क करना पड़ता है। ये पहली अदम एतमाद जो बगैर होमवर्क इन्होंने जनाब ढोल बजाना शुरू कर दिया कि शहरी में आते हैं ना जागते रहना, तो वो बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है कि जरदारी साहब ने इन्हें ना बेवकूफ़ बना लिया और वो बेवकूफ़ बन गए। बिल्कुल राणा साहब, 8 माह हो गए हमें ये प्रोग्राम करते हुए। जितना हमने इस मुज़ाहमती बयानिया को एक्सपोज किया ना पहले दिन से, और मुसलसल कहा कि ये मुज़ाहमती बयानिया झूठ पे मबनी बयानिया है, और ये मुज़ाहमत के पीछे भी असल में मफाहमत ही चाहते हैं। यानी वो चाहते ये कि हम अपने मसल दिखाएं
और फिर उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मफाहमत करने की कोशिश करें। तो ये बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। अब पूरी मुस्लिम लीग नून जो है, जिसको आपने, जिसमें हवा भरी थी मुज़ाहमत की, वोट को इज्जत दो, कानून की हुक्मरानी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, अब जब जैसे शफीक ने कहा कि किसी मुस्लिम लीगी से बात करें, वो कहते हैं यार कोई बातचीत हमारी चल रही है, मामला तय हो रहे हैं, कोई चीज़ें निकल आएंगी। जैसे उसने कहा ना राना सनाउल्लाह ने कि जब मामला तय हो जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो मज़ाहमती बयानिया था, ये बेसिकली इक़्तिदार में हिस्सादारी का मामला था। एक तरफ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज अपने मसल दिखाते थे, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जाके अपने आप को सरेंडर करते थे और कहते थे कि हमें मफाहमत करनी है। इसलिए, और मुस्लिम लीग नून से अगर आप ये तवक्को रख रहे हैं कि वो मज़ाहमती करैक्टर की कोई जमात है, उसने हमेशा से अपने आप को पसे पर्दा कुव्वतों के साथ मामला तय करके आगे बढ़े हैं। उनकी मफाहमत भी, उनकी मुज़ाहमत भी उन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत रही है। इसलिए आज जो मीडिया ब्रिगेड जिसका बार बार जिक्र करते हैं, और ये भी हमारे प्रोग्राम की इख्तरा है, वो भी अब बड़े मायूस हुए हैं नवाज शरीफ साहब को, जिसको वो बना रहे थे बड़ा नेल्सन मंडेला। अब उनको पता चला वो नेल्सन मंडेला नहीं है, वो एक ऐसा किरदार है, जब तक उसको कोई पीछे से गारंटी नहीं मिलेगी वापस नहीं आएगा, और ना उसने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना है। तो मेरा ख्याल है कि अब मज़ामती बयानिया मुस्लिम लीग नून को छोड़ कर सीधा सीधा कहना चाहिए कि हम इक़्तिदार की सियासत करें। बिल्कुल ठीक है। ये जो बयानिया की जंग बज़ाहिर चल रही थी, उससे तो नून लीग को जितना नुकसान होना था हो गया। अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये राणा साहब देखिए कि ये जो मज़ाहमत का बयानिया था, वोट को इज्जत दो का बयानिया था नून लीग के अंदर, इस बयानिए के जो आर्किटेक्चर थे, जो खालिद थे, वो नवाज शरीफ साहब थे। और नवाज शरीफ साहब ने खुद ही अब इस बयानिए को जो है वो दफन करने का फैसला किया है। और क्योंकि ये जो बयानिया था, ये नून लीग के अंदर अब ये सोच जो है ये हावी हो चुकी है कि ये बयानिया जो है नून लीग को इक़्तिदार से दूर लेकर जा रहा था। और अब जो जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, उसमें कहीं ये ना हो कि 2023 का जो इलेक्शन है, अब वो भी नून लीग के हाथ से जो है अब वो कहीं निकल ना जाए। तो इस वजह से पार्लियामेंट के अंदर जो नून लीग की लीडरशिप है, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, उनका और आम जो अरकान असम्बली हैं उनका एक प्रेशर था, एक दबाव था नवाज शरीफ साहब पर, जिस वजह से जो है ये इस बयानिए पर जो है अब वो नवाज शरीफ साहब ने रोल बैक किया है। और अब देखिए कि मरियम नवाज साहबा की जो खामोशी है, वो भी अब इसी फैसले के तहत ये बयानिया वापस लेने पर खामोशी जो है अब वो हो चुकी। अच्छा एक बात बताइए, जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि नवाज शरीफ का एक बयानिया था, शहबाज शरीफ का एक बयानिया था, हम तो ये कहते रहे कि दोनों का बयानिया एक था कि इक़्तिदार की सियासत में हमें हिस्सेदार बनाया जाए। तो ये दो मुख्तलिफ बयानिए जो हैं, इनकी क्या हकीकत थी? देखिए सलमान साहब, बात यह कि जो मुज़ाहमत होती है ना, अब वो एक शेर है कि इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है। तो इश्क पे तो करबला का साया होता है, और जिस पे करबला का साया हो वहाँ कुर्बानी मांग दी जाती है, वहाँ तकलीफ़ें सऊबतें बर्दाश्त की जाती हैं। भाई, जो लोग जिनके बेड के नीचे कहीं मटर का दाना अगर आ जाए और उन्हें रात को नींद ना आए कि कंफर्टेबल नहीं है बिस्तर, उन्होंने क्या मज़ाहमत करनी है यार। मज़ाहमत के लिए तो पैरों में छाले डलते हैं यार, आबला पाई होती है, दश दश की सयाही होती है। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्यों क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकली यार एक मुज़ाहमत की, जदोजहद की है, सड़कों पे जेलें काटी, सड़कों पे गए। और ये तो जेल में गए थे तो इतलात ये थी कि ये आंसू से रोते थे, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बयानिया एम गुड कॉप बैड कॉप वाला ड्रामा था, ठीक है। कुछ नहीं था, कोई मज़ामती बयानिया सिर्फ इतना था कि वो बंदे ने कहा तो मैच के बाद कि यार तू साढ़े वाली 7 गोल करते, कहता वो मैंने करन नहीं देंगे सर, ठीक है ना। तो ये वो प्लेयर हैं जो अपनी तरफ ही गोल कर देते हैं। भाई या तो आपको गोल पोस्ट खाली कर दें, ठीक है, कोई खिलाड़ी ना हो, गेंद आपको देके कहें जी गोल करे जाए। मुज़ाहमत के लिए भाई तो खड़ा होना पड़ता है। अब आप सारे पैसे शफीक साहब ले जाएं लंदन, ये अभी ये 3 साल के अंदर जितने पैसे शहबाज शरीफ साहब ने लंदन भेजे, जब उनसे पूछा कि भाई ये पैसे कैसे कहते, उन्होंने कहा कि जी मैं लंदन में भी तो मैंने रहना है, वहाँ कारोबार करना है। तो आप किस मुंह से दुनिया को कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, आप मुल्क की इन्वेस्टमेंट बाहर ले जा रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये सब हमें बातें हैं और कुछ नहीं है। अब मैं सर आ रहा था वज़ीर आज़म साहब के एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कल उन्होंने फ्रांसीसी मैगजीन को इंटरव्यू दिया
और उसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो कश्मीर की पुरानी जो पोजीशन है उस पर वापस आ जाए, तो हम उस पर बात कर लेंगे। हमारे साथ अमजद शुएब साहब थे, मैं उनसे एक सवाल करके मैं फिर वो गया था। अमजद साहब, जो वज़ीर आज़म की दावत है इस पे आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा तो है कि आए आप बैठ के बात करें, लेकिन असूलों में बात करें ना। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो एक असूली मौक़िफ़ है। तो पहले तो आप उस पोजीशन पे आए जो यूनाइटेड नेशन ने छोड़ी थी। यूनाइटेड नेशन की करारदादों की मौजूदगी में एक पोजीशन मौजूद थी और वही तनाज़े की पोजीशन है ही वही। उसके अलावा जो कुछ किया गया है वो आर्जी है। वो अपने घर में बैठे जो जी चाहे भारत करता रहे, दुनिया नहीं मानती उसको। और जो इंटरनेशनली कानूनन जो शक्ल है वो यही है कि भारत के सारे काम जितने भी उन्होंने अमल किए हैं वो गैर कानूनी है। जो कुछ गैर कानूनी काम किए हैं वो उनको खत्म करने होंगे। और ये बड़ा दुरुस्त प्राइम मिनिस्टर का, और अगर इससे हटके कोई भी पाकिस्तान में बात करेगा तो वो गलत होगी। माजी भूल के तो भी हमें बातचीत कर लेनी चाहिए, नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। पहले गैर कानूनी इक़दाम जितने हुए वो खत्म होंगे, फिर आप बातचीत करें, वो आपकी जिम्मेदारी है, बात करनी चाहिए। अच्छा सर, पाकिस्तान ने तालिबान को भी थोड़ा सा वार्न किया है कि आपकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जबकि आप वादा आपने ये किया था कि वो पूरी दुनिया से वादा ये किया था कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप समझते हैं कि इससे ताल्लुकात में तो कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी? देखिए, वार्निंग तो आप नहीं कह सकते, एक वादा उनका है जो उनको याद कराया गया है। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बावर कराया था और अमेरिका के साथ लिख के दोहा में मुआहदा किया था कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो। अब अगर वो थोड़ी बहुत भी उनमें इंसानियत है, थोड़ा बहुत भी अगर उनमें एहसास है कि कुछ उन्होंने अपने अल्फाज से कायम रहना है जो खास तौर पे लिख के दिए हैं, तो फिर तो ये उनका फर्ज है, उन्होंने जो कुछ करना, उनको जो कुछ कहा जाए वो फर्ज की याद दहानी है। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। सिंध में अपोजिशन को बात नहीं करने दी जा रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि अरकान असम्बली वज़ीर आला हाउस पहुँच गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने मुतालबात जो हैं गेट पे लगा दिए। इस पर बात करेंगे और उसके अलावा दी न्यूज़ का इदारिया स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए, लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, घुमाओ, अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। ये तो 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सख्त है। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि अपोजिशन 3 साल में 13 बार हुकूमत हटाने की कोशिश कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में हुकूमत हटाने की सकत ही नहीं, ये अपने बोझ तले दबे हुए हैं। नून लीग 6, पीपल्स पार्टी 5 डिवीजन की पार्टी है। इनके इकट्ठे होने का मकसद अपने मुकदमा से तवज्जो हटाना है। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस को लाइव दिखाना चाहिए। शहबाज शरीफ का जो केस है इसको लाइव दिखाया जाए ताकि लोग देख सकें कि किस तरह से चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी, जिसकी तनख्वाह बेचारे की 20-25 हजार है, उसके अकाउंट से 4 अरब रुपया निकल आया। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि 2018 से कह रहा हूँ, फेक न्यूज पाकिस्तान का बड़ा मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा भी फेक न्यूज के खिलाफ करारदाद पास कर चुकी है। ख़वातीन के
खिलाफ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग गंद उछालती है। मरियम नवाज को खवातीन के खिलाफ कैंपेन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये PMLN का जो मेजर प्रॉब्लम है और वो इस तरह का गंद बहुत उछालते हैं, तो इसका मतलब यह मरियम नवाज तो खुद खातून है और मेरा तो उनके लिए बड़ा एहतराम है। एक खातून लीडर होने की हैसियत से जो वो खुद को प्रिटेंड करती हैं, उनको तो कभी भी आप इस तरह की जो कैंपेन्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा अदालतें होंगी, जल्द इंसाफ हर शहरी का हक है। जी वेलकम बैक। और अब एक बड़ा अहम इशू था जो हम डिस्कस करने से रह गया था, रिपोर्ट तो हमने उसकी आपसे शेयर कर दी थी। शरीफ साहब कल फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो ये कहते हैं कि मीडिया पे जो ज़ातियात पे मबनी किरदार और खुशी होती है, इस पर कानून साजी होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल ये कानून साजी पहले हो जानी चाहिए थी, पहले भी कानून साजी आया, लेकिन जो प्रेशर था एक मखसूस ग्रुप का और कुछ अपना हमारे मीडिया ब्रिगेड्स का, उस पर ये अपना वापस हो गया। अब देखें अगर उस वक्त कानून साजी हुई तो कम से कम ये जो अब नई एक रोज शुरू हो गई है कि जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दो, फिर आप फैमिली तक पहुँच जाते हैं ना। आप ठीक है, आप सियासतदानों की आप तनकीद करें, सियासी पार्टी पर तनकीद करें, हुकूमत के कामों पर तनकीद करें, लेकिन किसी की ज़ातियात किसी की फैमिली पर तनकीद ना करें। पर इससे आगे बढ़ के तो हम तो ना एंटी पाकिस्तान चले जाते हैं। हम ये अपना उसमें इतने उस रो में बह जाते हैं, तनकीदी रो में, कि हम पाकिस्तान का ख्याल नहीं करते कि इसमें रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत को छोड़ दें, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कानून साजी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में इस पर है। और डेफेमेशन लॉ बहुत सख्त है। फवाद साहब काफ़ी बार कह चुके हैं कि अगर डेफेमेशन लॉ यहाँ पे हो तो जो यूरोप में और अपना अमेरिका में, दूसरे स्कैंडिनेविया ऑस्ट्रेलिया में कानून है, फिर तो ये कि नज़र ना आए। तो मेरा ख्याल है कि सबकी इज्जत जो है ना सबसे हर एक को अजीज़ होती है, और इस पर किसी को ना शुतर बेमहार इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि आप जो मर्ज़ी करें, और इसे कानून साजी होनी चाहिए। और उसमें फिर ये इंसाफ में मबनी है कि जो ऐसी हरकत करता है उसको करार वाकई सजा दें। देखें लंदन में 150 साल, UK में 150 साल पुराने अखबार बंद हुए क्योंकि वो अपने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो डिफेंड नहीं कर सके थे। तो मेरा ख्याल डेफेमेशन लॉ ले आएँ या कोई इसको नई कानून साजी कर दें कि ये जो घड़बूंग मची हुई है ना कि जिसकी मर्जी पगड़ी उतार, जिसकी मर्जी आप घर पहुँच जाएँ, जिसकी मर्जी ख़वातीन को आप बोलना शुरू कर दें। जैसे खालिद साहब ने हवाला दिया था वो गरीदा फ़रूकी के बयान का और प्रोग्राम का, तो ये देखें इस किस्म की रोकने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। हम लोग डंडे के यार हैं, हम हमारे पास जो हमारी कोई अखलाकी इक़दार नहीं है। अगर अखलाकी इक़दार होती है तो जो उस प्रोग्राम में बैठे होते, क्या उनके बच्चे प्रोग्राम देख रहे थे, तो हम किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए कानून साजी ज़रूरी है और इस पर कानून साजी होनी चाहिए। ठीक है खालिद साहब, दो चीज़ें, एक तो अदालती डेफोमेशन केस के फैसले नहीं होते, दूसरा ये कि सहाफ़ियों का अपना भी तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ना। खाली ये तो नहीं कि हम अदालतों पे रहे, सहाफ़ी की अपनी भी तो इखलाकी जिम्मेदारी है। देखिए राना साहब, कुछ रोज़ पहले जिस तरह सोशल मीडिया पर और उसके साथ कुछ चैनल्स पर जिस तरह नाजेबा गुफ्तगू जो है वो हमारे जो गैर सहाफ़ी हजरात हैं जो मीडिया के अंदर घुस आए हैं, घुसपैठी जिनको हम कहते हैं, तो उस पर जो है हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो है शफीक साहब, हमारे मीडिया के अंदर भी और मीडिया के बाहर भी आम लोगों के अंदर भी बड़ा उस पर जो है वो रद्द अमल जो है वो आया है कि इस तरह की ज़ातियात पर मबनी ज़बान जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस पर वफाकी काबीना ने कल जो है फैसला किया है कि ऐसी ज़बान जो इस्तेमाल करेंगे और जो बेलगाम किस्म का सोशल मीडिया होगा उसके खिलाफ जो है फिर इक़दाम उठाए जाएंगे और कानून साजी की जाए। और लॉ मिनिस्ट्री को इस हवाले से वाज़े जो है काबीना की तरफ से अहकाम जो हैं वो दे दिए गए हैं, वो कि जो पहले से मौजूद कवानीन हैं उनको तब्दील किया जाए, उनको बेहतर किया जाए। हमारे जो कवानीन है डेफेमेशन का जो लॉ है वो तो मतरूक हो चुका है, गैर मौसर हो चुका है, लोग उस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं और यहाँ से लोग फिर लंदन जाकर जो है वो अपने केसेस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जल्द फैसले हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ना बड़ी हैरत इस बात पे हुई कि एक खातून के उससे इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की गुफ्तगू मैं समझ नहीं आई कि हम इखलाकी तौर पे किस पस्ती का शिकार हो चुके हैं और इखलाकी तौर पे हम किस सतह पे गिर चुके हैं कि हम उस पे मुस्कुरा रहे थे और हम ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और मैं हैरान हूँ कि पार्टिसिपेंट हो या वो एंकर हो या एनालिस्ट हो, मैं क्या उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने घर नहीं गए, घर जाके उन्होंने घर वालों को फेस नहीं किया होगा कि हम ये क्या गुफ्तगू करके आए। जब वो सहाफ़ती एजेंडे की बुनियाद पे कर रहे थे तो फिर वो घर वालों को क्या देखेंगे। राना साहब, इससे एक जुमला है, दे फील लाइक होम।
वो ये समझते हैं घर में बैठे हो। मौजूद के साथ आपकी इजाज़त दी थी, लेकिन फिक्रा मैंने कह दिया, जब ऐसे गुफ्तगू करते हो दे फील लाइक होम के घर में बैठे हो। भाई ये मीडिया आपको लाखों लोग देख रहे हैं, कम से कम उनका लिहाज कर लें, अपने आप घर की महदूद ऑडियंस में नहीं बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो कल सिंध असम्बली के अंदर एक वो हुआ कि जब अपोजिशन ने बात करने की कोशिश की तो उन्हें बात नहीं करने दी गई। उन्होंने अपने मुतालबात पेश करने की कोशिश की, वो मुतालबात नहीं सुनने दिए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो अपोजिशन अरकान थे वो वॉकआउट करके एहतजाज करते हुए वज़ीर आला हाउस गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने मुतालबात जो हैं वो लगा दिए। मैं क्या खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछें सर क्या हुआ क्या कल सिंध असम्बली में, क्या सूरत हाल हुई, ज़रा हम चाह रहे थे आपसे पूछें। नहीं, जाहिर है इनकी वजूहत है। इनको जो तकलीफ है उस तकलीफ की वजह यह है कि अगर ये खड़े हमें होने देंगे और हमें बात करने देंगे, हमारे लिए माइक खोलेंगे, हमारे सवालों के जवाब देंगे तो ये एक्सपोज होंगे ना। अब देखें कि आज का दिन भी हमारा ऐसे गुजर गया कि तकरीरें जो हैं, जो लोग हमारे खिलाफ तकरीर करेंगे उनको करने की इजाजत है, लेकिन हमारे मेंबर्स को बुरी बात नहीं करनी दी जाती है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। वंस अगेन आज प्राइवेट मेंबर्स डे था। प्राइवेट मेंबर्स डे के दिन जो रेजोल्यूशंस हमारे थे, जो मोशंस हमारे थे, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल थे, उनको भी नहीं लिया गया। उसके साथ साथ सिंध के अंदर आजकल जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारी बच्चियों के साथ जो है ज्यादतियां की जा रही हैं, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की जा रही है, उनको तंग किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करना चाहते थे, उसमें हमें बात नहीं करने दी गई। और आप जानते हैं कि पिछले दिनों नम्रता कुमारी और डॉक्टर नौशीन के लिए जो है जो रिजल्ट्स आए हैं सारे उसके, तो वो रिजल्ट ये बता रहे हैं कि एक ही शख्स था जिसके जो है ना डीएनए मैच किया है उन दोनों बच्चियों के साथ, जो साबित करता है कि उन दोनों बच्चियों ने खुदकुशी नहीं की। उसके साथ डॉक्टर परवीन का मामला चल रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं तो हमें बात नहीं करने दी गई। सो फाइनली फिर हमने ये फैसला किया कि हम जितने एमपीएज हैं जो करारदाद हम असेंबली में जमा कराना चाहते थे वो करारदाद जाके हमने चीफ मिनिस्टर हाउस की बात जमा करा दी, उनकी दीवार पे जाके हमने पेश कर दी। अच्छा अब क्या करेंगे अगर फर्ज करें आपको बोलने नहीं दिया जाता, फिर आप क्या कर लेंगे? अगर अब इनका रवैया यही रहेगा कि असेंबली में बात नहीं करनी दी जाएगी, सिंध के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हमें उनको हाईलाइट नहीं करने दिया जाएगा, तो हम रोजाना चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जाएंगे और वहीं पे बैठ के अपना इजलास लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर ज़मान साहब। दी न्यूज़ का इदारिया है स्ट्रेटजिक पॉलिटिक्स, और उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन और तहरीक अदम एतमाद जो है इस पर इत्तफ़ाक़ हो गया, लेकिन सवाल ये कि क्या ये कामयाब भी हो सकती है या नहीं, और अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ ऐसा होता तो मंजरनामा क्या बनेगा, ये इस पर दी न्यूज़ का इदारिया ने डिस्कस किया है। मेरा ख्याल है कि ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है ना अपोजिशन जमातों का, पीडीए भी, पीपल्स पार्टी भी, दावा तो बहुत बड़ा किया जा रहा है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी हम 5 लोगों को सिर्फ पता है सारे खेल का, जो पीपल्स पार्टी और पीएमएल के हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। यानी इसका मतलब है बाकी जितने लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो सारे लाइलम है, सिर्फ 5 लोगों को पता है कि खुफिया मामलात क्या तय हुए हैं, लेकिन वो मामलात क्या तय हुए हैं वो भी किसी को हमें समझ नहीं आ रही। और हमें क्या समझ नहीं आ रही, जितने भी सियासी पंडित हैं और जितने भी अदारिया नवीस हैं, जितने भी कॉलमिस्ट हैं, सब ये लिख रहे हैं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसमें से कुछ नहीं निकलना, लॉन्ग मार्च में से कुछ नहीं निकलना। तो मुझे, और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि किसी को ये नहीं पता कि इसके बाद का मंजरनामा क्या होगा अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। और दी न्यूज़ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया जो हमने कल परसों भी अपने उठाया था, क्या वाकई पीपल्स पार्टी चाहती है कि अर्ली इलेक्शन हो? उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तो अर्ली इलेक्शन ही चाहती है, क्योंकि सिंध हुकूमत के अंदर हिस्सेदार बनी हुई है। तो मेरा मतलब ये है कि ये सारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो इसकी पूरी अपोजिशन की पॉलिटिक्स है, ये कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर बेस करती है। और ये बात शफीक बार बार कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा मामला 2023 के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलना। जो मुहिम जोई निकालने की कोशिश की जा रही है वो राना सनाउल्लाह जितने मर्जी दावे कर लें। अंसार अब्बासी साहब ने कल कहा कि 25 से 30 अरकान जो है ना वो हुकूमती जमात के जो है ना वो टूटे हुए हैं और वो अंदर खाते मिले हुए हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप को कभी मिला देते हैं, कभी किसको मिला देते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा जो पेशगोइयाँ की जाती हैं, फाइनली जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये सब लोग पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और जाते जाते एक ख़बर आपसे डिस्कस करनी थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया और अरकान असेंबली की ड्यूटीज़ भी लगा दी हैं कि किसने क्या करना है। लेकिन एक दरख्वास्त उनसे करनी थी कि अरकान असेंबली की जहाँ ड्यूटी लगाई है वहाँ ज़रा इस बात का भी जायज़ा लें कि एक लड़की, एक खातून, एक बच्ची हमारी जो है तालबा परवीन रिंद जिसका नाम है, वो कल अदालत में नंगे पाँव पेश हुई और उसने जाके कहा कि मुझे इंसाफ मिले ना मिले, मेरी जान की हिफाजत ही कर दीजिए और मुझे धमकियाँ मिल रही हैं।
बिलावल भुट्टो साहब, कैसी आपकी जमहूरियत है और कैसी आपकी हुकूमत है और कैसी पीपल्स पार्टी के दावे हैं कि आपके अपने घर के अंदर, नवाबशाह के अंदर जो बच्चियां हैं वो बेआसरा फिर रही हैं और उनको अमान नहीं मिल रही। आप पूरी पाकिस्तान का ठेका लेके बाहर निकले हुए, इन बच्चों का ही ख्याल कर लें। हरासगी का शिकार जो बच्चियां हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, जो मुलजिम है वो दंदनाते फिर रहे हैं, सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, और आप बात करते हैं इंसाफ की और डेमोक्रेसी की। हंसी आती है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।